नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज माटी की भाषा के चैनल पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दृगेश यादव, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर और हम लोग ऐसे ही अब माटी जैसे आप चैनल का नाम है माटी की भाषा, तो आप चैनल के नाम से ही समझ जाएँगे कि हमेशा जो जुड़े हों, संस्कृति से जुड़े हों, अपने परिवार से जुड़े हों, उनके लिए ही चैनल का नाम है माटी की भाषा। तो आज हम लोग हैं डॉक्टर दृगेश यादव के साथ में, जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं, समाज सेवी भी हैं और डॉक्टर साहब जो है पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पे। तो हम लोग आज इनसे कुछ जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज आपने मुझे मौका दिया जो है अपने प्रतिष्ठित चैनल में आने का। और मैंने पीएचडी बच्चन साहब पर की है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी पर मैंने पीएचडी की है। जी, सर। उनके गद्य साहित्य के अनुशीलन उनका गद्य साहित्य का अनुशीलन मेरा विषय रहा है। और बच्चन साहब के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। बच्चन साहब जो है शुरू से ही जो है मतलब ऐसा फिलोसॉफिकल व्यक्ति, ऐसा फिलोसॉफिकल कवि मेरे जीवन में बहुत कम आए हैं जिनको मतलब जिन्होंने पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। जी, बच्चन साहब शुरू से ही जो है प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। प्रकृति में वो अब अगर बच्चन साहब रोते हैं तो ये नहीं कहते वो रोते हैं, वो निशा को निमंत्रण दे देते हैं वाह! कि उनके साथ पूरी निशा रोती है। जी, कछार पर गंगा नदी के किनारे पर अगर खेत पड़े हुए हैं जी, तो खेतों में जो खरबूजे और तरबूजे और ककड़ियां जो है फल जो लग रहे हैं, बच्चन साहब अगर बहुत प्रमुदित हैं, बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं, तो जी, उसमें डूब गए। बच्चन साहब ने जीवन की हर विधा पर कविता लिखी है और वो लिखने के बाद कोई भी मजा से मजा कवि हो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि आप अप्रतिम हो, आप जैसा कोई नहीं। डॉक्टर साहब जैसे कोई आपके जो दिल के करीब उनकी कविताएँ सुनाना चाहें आप तो 2 2 लाइन? जैसे बच्चन साहब बोलते हैं कि आज के युग में आप देखेंगे जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है कि मैं सुख और सुषमा पर रीझा। मैं सुख और सुख और सुषमा सौंदर्य, हो। मैं सुख और सुषमा पर रीझा, इसमें मेरा दोष नहीं है। वो ईश्वर को भी चैलेंज कर देते हैं। पहले वाह! वह शर्म करे, पहले वह वाह! शर्म करे जिसने इनका निर्माण किया। वाह, वाह! मतलब बच्चन साहब अपने आप में इतने अलबेले हैं कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। उनकी बात, उनकी उनके जीवन का दर्शन, उनके जीवन की फिलॉसफी, मुझे लगता है बच्चन साहब का एक आत्मकथा का एक खंड है जो है हुँ, हुँ। 10 द्वार से सोपान तक। प्रत्येक व्यक्ति को मरने से पूर्व गीता और रामायण की तरह एक बार पढ़ लेना चाहिए। वाह, वाह! 10 द्वार से सोपान तक मेरा 10 दावा द्वार से है आपकी दिशा बदल देगी। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जीने का अंदाज बदल देंगे बच्चन बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, दरअसल आज वो ज़रूर इस पढ़ेंगे। दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं। डॉक्टर साहब आज के युवाओं को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो भटके हुए हैं या अपना दिशा वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तो कैसे वो सुनिश्चित कर पाएँ कि अपना भविष्य सँवार पाएँ और कुछ सामाजिक और कुछ देश के लिए या कुछ कर पाएँ जो निर्णय लेने में सक्षम हों? तो कोई ऐसी चीज़ जो आज के युवाओं को आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज का मानव भावनात्मक तौर पर ईमानदार नहीं रहा है और तरक्की की पहली शर्त है कि आपको भावनात्मक रूप से जो है ईमानदार होना पड़ेगा। आप बहुत बड़े आदमी बन गए और आप मानव से ही कटे हुए हैं, पशु पक्षियों से भी दूर हैं, पूरे मानवता के कल्याण की भावना आपके भीतर नहीं है, तो सारी शिक्षा दीक्षा आपकी धरी की धरी। सामाजिक में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो आप समाज के लिए ऐसा संदेश देना चाहें या आप उनको सुझाव देना चाहें कि भाई ये कुरीतियाँ हमारे समाज से दूर होनी चाहिए क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, जो कि हम आगे से उसको फ़ॉलो करते आ रहे हैं, अब इसको छोड़ने का ये नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दहेज प्रथा बता दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दहेज प्रथा में भी जो है औरत चाहे तो पूरा घर बना सकती है, औरत चाहे तो पूरा घर बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल, आज अगर एक सास अपने बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाती है तो उसको माचिस देने का काम कौन करता है?
ननद करती है, कौन बिल्कुल। करता है? सास करती है। ये सास कौन है? एक औरत है। ननद कौन है? एक औरत है। जो जलाई जा रही वो कौन है? एक औरत है। अगर आप इसे रोकना ही चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त है कि महिलाएं खुद महिलाओं पर अत्याचार होना बंद कर दें। साफ कहें, जिस घर में दहेज और ये सब होगा, दहेज देना पड़ेगा, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। दरवाजे पे से बारात लौटाइए आप जो है। बिल्कुल, जो व्यक्ति और आजकल दहेज मांगने के नए नए तरीके हैं तरीके कि आप हमको नहीं दे रहे, अपनी हाँ, बेटी को अपनी दे बेटी रहे के हैं। आप हमको पैसा, हम पैसा नहीं लेंगे। खाली जो है हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको अच्छे से जो है ये 5 स्टार होटल में खिला दीजिए। और लड़की हमको हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल। लड़की को जो है 4 चक्का की गाड़ी दे दीजिए, बुलेट दे दीजिए, मोटरसाइकिल दे दीजिए। हमको नहीं, अपने दामाद को दे दीजिए पर आप। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, इससे उलट हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो असहाय, जो कि आप बोल सकते हो कि लड़कियों की तरफ से भी प्रताड़ना की जा रही है, दहेज के केसेज़ और ये सारे जो बहुत से असहाय बेचारे हैं, उसमें भी फँसे हैं। एक इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो लोग फँसे हैं परिवार और सालों-सालों तक कोर्ट का या कचहरी का चक्कर लगा, उनके चक्कर में उनके जॉब वगैरह चले जा रहे हैं, पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप लड़कियों के लिए क्या कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे जो देखिए, अब ये संस्कारगत जो है भेद आ गए हैं। आज बच्चियां भी जो बहुत ज्यादा उस दिशा में आगे बढ़ गई हैं, जो वैल्यूज, नैतिक मूल्य जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं इक्का दुक्का है हाँ, कि महिला ने पुरुष पर अत्याचार किया हो। पुरुष तो अपने आप में परुष है, पर परुष मतलब ही कठोर होता है। तो पुरुष के ऊपर क्या वो कोई ये सब सारी चीजें करेंगे? लेकिन दोनों एक दो पहिए हैं। एक एक साइकिल के दो पहिए हैं हुँ, और हुँ। दोनों के बीच सामंजस्य बहुत जरूरी है, तभी साइकिल चल पाएगी। स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में सामंजस्य बहुत जरूरी है। आज के जैसे चल रहे हैं शिक्षा के लिए, हम्म, शिक्षा के बिना शिक्षा के देखिए हर चीज़ अधूरा ही है। हम्म, तो आप कुछ ऐसा देना चाहिए जैसे अभी 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, एचएससी, एसएससी करके लोग बच्चे आते हैं, तो उनको गाइडेंस नहीं रहती है। बहुत सारे परिवार इसलिए शिक्षित नहीं है, सक्षम भी नहीं है कि उनको हम सलाह दे पाएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खासकर लड़कियाँ भी हैं जो उनमें। तो आप कुछ ऐसा आज के युवाओं को, बच्चों को जो अभी जस्ट पास होके आ रहे हैं, 10th 12th करके आ रहे हैं, तो कैसे डिसीज़न लें या कुछ कहाँ पे ऐसे मतलब कुछ उनको आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, माटी की भाषा चैनल के मार्फत मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तमाम टाइप के कोर्सेस हैं, बहुत बहुत कोर्सेस हैं। जैसे 150 टाइप के कोर्सेज तो आपके गरवान इंस्टीट्यूट बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर में ही चल रहे हैं। पेंटिंग का अलग अलग कोर्स है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है, डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। तमाम सारी चीजें हैं जो अपने आप में अप्रतिम है। और अगर अब एक आध साल 2 साल की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो लगभग हर एक का पेमेंट जो है लाख रुपए के ऊपर है। अगर आपने ढंग, मेरी जानकारी में ही वहां से निकले कई विद्यार्थी अच्छा हुँ, कर हुँ, रहे हैं। ये इस सेक्टर में है। प्लस मैं तो प्राइवेट सेक्टर की भी बातें कहूंगा। आज हुँ, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो भी व्यवसाय छोटा मोटा जिसमें कम लागत हो, कम वो चीज हो, वहां पर आप जुड़िए और सम्मानित तरीके से जुड़िए, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। शिक्षा वो दूध है, शेरनी का दूध है, बिल्कुल, जिसने भी पिया वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा जब ऐसा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। शिक्षा का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप शिक्षा दीक्षा आगे करते रहिए और जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए आप प्रोफेशनल कोर्सेज की भी तलाश में रहिए। बिल्कुल। हम थोड़ा राजनीति की तरफ आएँगे। जी। राजनीति में भी अभी जब पढ़े-लिखे हैं और जो सक्षम हैं, तो वो बोलते हैं कि राजनीति एक अच्छी जगह नहीं है, हम नहीं जाएँगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे और जो सक्षम हैं अपने आप को, उनको अग्रसर होना चाहिए, आना चाहिए, जिससे तभी क्योंकि अब राजनीति से ही लीडर बनेंगे तो समाज का सुधार होगा। तो आप कुछ उसको लिए कुछ क्या है देखिए, आपकी वक्तव्य? ये सच है कि राजनीति में जो है पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, वैल्यू बेस्ड लोग नहीं आएंगे, हुँ, हुँ। नैतिक मूल्यों वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति का उत्थान होना जो है बहुत मुश्किल है। आज राजनीति, आप
चपरासी की एक नौकरी निकालते हैं, उसमें भी आप अर्हता रखते हैं कि 12वीं पास चाहिए। और बिल्कुल, देश की जो सत्ता चला रहा है, जो टॉप पर बैठा है, जो प्रधानमंत्री बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, जो राष्ट्रपति बनता है, बिल्कुल, उनके लिए कोई अर्हता नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। उनको आप चाहे जो आ जाए, आपकी मर्जी हो गई, जो है बिठा दिए। वहां पर भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज राजनीति की बात आप करें जो है, तो अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उस ढंग से उसकी ट्रेनिंग इन 15 सालों में, 20 सालों में ऐसी हो जाती है कि वो देश के कल्याण के बारे में, समाज के बारे में, जैसे जयशंकर प्रसाद साहब ने लिखा हुआ है जो है, व्यक्ति से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा राज्य होता है, राज्य से बड़ा राष्ट्र होता है। तो बिल्कुल सही। शुरुआत में वो सारी चीजें बताते जा रहे हैं कि आप आपके नैतिक मूल्य स्थापित करते जा रहे हैं हुँ, कि राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और यही यही चीजें कहते हैं, इस देश में अगर सत्य, ईश्वर की सत्ता के बाद कोई सत्ता सबसे बड़ी है तो वो है राज सत्ता। राज सत्ता से बड़ा कोई वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप जिसके हाथों में देते हैं वो कौन है, उसका तो बिल्कुल, आपको आपको ये आपको देखना बहुत देखना जरूरी है। ज़रूरी है। पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नैतिक मूल्य है कि बिल्कुल, नहीं है, बिहेवियर कैसा है, समाजोन्मुखी है या नहीं है, मानव कल्याण की दिशा में सोचता है या नहीं, ये सब सारी चीजें आपको आकलन करके तब किसी व्यक्ति को जवाबदारी देनी बहुत चाहिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी माटी की भाषा से चैनल पे आप अपना कीमती समय दिए, जो कि हमारा पहला ही पॉडकास्ट है। और जैसे आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि हमें एक चमक-धमक से एक दूर, जैसे नाम ही है माटी की भाषा, तो सादगी से बिना कोई सजावटी के एकदम निराले में, खुलते में ही और बिना किसी चमक-धमक से ही ये शूट किया गया। ऐसे ही हम आपको अगला वीडियोस आपके सामने लेके आएँगे एक अच्छी हस्ती के साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद अक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। माटी की भाषा का बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।